चलो, हाँ, माइनर को क्या देना पड़ता है 6 महीने के अंदर? 6 मंथ्स फ्रॉम वेन, कब से? फ्रॉम अटेनिंग मेजोरिटी। ठीक है, 18 साल का हुआ उससे 6 महीने के अंदर नोटिस देना है। इन दोनों सिनेरियो, दो सिनेरियो कौन से? या तो उसको पार्टनरशिप में एंटर करना है या तो नहीं करना है। दोनों केस में उसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना ही देना है। ठीक है, नहीं, पब्लिक नोटिस इज अ नोटिस जो तुम पेपर पे देते हो। ठीक है, रजिस्ट्रार तो तुम सिर्फ फॉर्म को इन्फॉर्म कर रहे हो, रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म को तुम इन्फॉर्म कर रहे हो कि मैं निकल रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों को थोड़ी ना पता। ठीक है, पता सिर्फ तुमको है कि तुम निकल रहे हो, लेकिन अपने को सबको बताना है कि भैया अब हम इस फॉर्म का हिस्सा नहीं है या अब हम इस फॉर्म का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा, ये इम्प्लाइड, हाँ, अगर नोटिस नहीं दिया 6 महीने के अंदर तो तब क्या सिचुएशन? हाँ, तो कब से मेजर पार्टनर है? 6 महीने के बाद से। जब 6 महीने कंप्लीट सर अगर तो 6 महीने के ड्यूरेशन में कुछ हो गया काम तो नॉट रिस्पॉन्सिबल। 6 महीने का उसके पास एक मोराटोरियम डिसीजन पीरियड लेना है। टाइम है यस, करके कुछ नहीं है। यस, ठीक है। अच्छा देखो, ये अपन डिस्कस किए थे, माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, सब इधर सब इधर सब इधर। देखो 6 महीने के अंदर डिसाइड करना है वेदर टू बिकम और नॉट टू बिकम। ठीक है, अच्छा, ये इफ ही फेल्स टू गिव अ पब्लिक नोटिस ही इज डीम्ड टू हैव बिकम अ पार्टनर ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद में अपने आप बन जाएगा, 6 महीने के पहले नहीं, ये ध्यान रखना। यस, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि 6 महीने का गैप है, अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है या सॉरी पार्टनर अगर बाहर निकल रहा है तो कब से माना जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द 6 मंथ्स एंडिंग, 6 महीने के ख़त्म होने के बाद। ये देखो टाइमलाइन बनाता हूँ, यहाँ पार्टनर मेजर हुआ। ठीक है, यहाँ पे 6 महीने ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वाले हिस्से में जो भी चीज़ें होंगी ना, अब यहाँ पे ये पार्टनर है, ये वाले हिस्से में ये पार्टनर नहीं है, ये माइनर ही था अभी। ठीक है, फर्म की नज़रों में यहाँ तक का कोई इसकी लाइबिलिटी नहीं रहेगी। ये बात बहुत ध्यान से याद रखना। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है। एक क्वेश्चन तो आते हैं, भले 2 मार्क का आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन ये आएगा। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी पे खेलते हैं वो लोग। ठीक है, अच्छा, वेरी इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर। अब पार्टनर बनने के लिए उसने चूज कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है सारे मेजर पार्टनर्स के राइट लग जाएंगे इसके ऊपर, नॉर्मल पार्टनर के राइट लग जाएंगे। ठीक है, देखो, ही बिकम्स लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स। फिर ही शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अच्छा, अगर वो नहीं इलेक्ट करता है तब क्या? ऑब्वियस सी बात है कि माइनर बंदा जो रहेगा माइनर के हिस्से में ही छूट जाएगा, कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी उसके ऊपर, प्रॉफिट्स लेके अलग हो जाएगा। ठीक है, राइट्स एंड लाइबिलिटी विल कंटिन्यू बी दोज ऑफ द माइनर। हिज शेयर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म। जमा, ही इज एंटाइटल्ड टू सू दी पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ये अपन ने डिस्कस किए थे, पार्टनर्स को सू कर सकता है वो, क्यों? अगर उसको उसका शेयर नहीं मिला तो, अगर उसको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स नहीं मिला तो वो पार्टनर्स को सू कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो फिर तो उसको निकाल देगा ना। वो निकल ही रहा है, वो निकलना ही चाहता है। यस, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि सिवियर हो जाएगा कनेक्शन दोनों के बीच में। सिवियर होना मतलब खत्म होना, सिवियरिंग कनेक्शन, जिसमें अपने को 3-4 बार वर्ड्स आए। यस, जब वो सिवर करना चाहे कनेक्शंस को, तो इट इज जस्ट अ वर्ड, तुम अपने मन से कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, वर्ड कहते हैं इंपॉर्टेंस। अभी मैं तुमको होमवर्क दूंगा ना पूरा एक साथ, ये लास्ट चैप्टर है वैसे भी इसका, पार्टनरशिप का। आफ्टर दिस वी आर डन विद पार्टनरशिप। ये तो सेकंड चल रहा था ना, फोर्थ कहां पहुंच गया था? थर्ड पे थे अपन, रिलेशन ऑफ अ पार्टनर में थे उसके बाद। रिलेशन ऑफ पार्टनर सेकंड का चला गया। तो थर्ड वाला वो है ना अपना, नहीं थर्ड ही रिलेशन ऑफ पार्टनर। सेकंड क्या है? तुम सीक्वेंस पे क्यों जा रहे हो? देखा अपन ने सब है, टेंशन मत लो। अच्छा, ये देखो एकदम चिल्लर सा है ये, इससे दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं। चलो,
अच्छा, ये अपन ने देखे थे इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। जब पार्टनर आता है फॉर्म के अंदर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्म का, ऑब्वियसली फिर जब बाहर जाएगा तब फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है चेंजेस इन द पार्टनरशिप डीड, ठीक है, वो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे उसको। करेक्ट करेक्ट, ये मैं कोई काम का नहीं है, दिस इज जस्ट, ये रीडिंग भी दे दोगे ना एक, ये देखो अपन डिस्कस कर चुके हैं, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नया कुछ पढ़ रहे हैं तो ये देखो, ये देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर, डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर, ये अपन ने डिस्कस नहीं किए क्या? क्या किए कि नहीं किए? फिर ठीक है, बताया था। कौन पूछ रहा है? एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर को निकाल दिया, हकाल दिया बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पार्टनर भी वही सेम चीज़ है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में तुमको कंफ्यूजन था। अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी अदर पार्टनर्स। रिटायर करना उसका हक है, ठीक है, कोई इसको ये नहीं बोल सकता कि भाई तू रिटायर मत हो, लेकिन देखो अगर रिटायर होना है तो सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेके रिटायर हो। राइट और ड्यूटी दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है? राइट मतलब मेरा हक है, मैं ये कर सकता हूँ। और ड्यूटी क्या होती है? वो करना ही है। तो ये काहे में था? ये राइट में था, ठीक है, कि पार्टनर का राइट है टू रिटायर, ठीक है, बट इसमें उसको ऑल पार्टनर्स से कंसेंट होना ज़रूरी है। कंसेंट नहीं है तो फिर वो डिस्प्यूट में जाती है चीज़ें, ठीक है, डिस्प्यूट में जाएगी, फिर सेटलमेंट होगा उसका, फिर वो रिटायर होगा। बेसिकली उनको डिस्प्यूट किस बात पे होगा रिटायर होने पे? कि भैया तूने अपनी साइड के पैसे नहीं भरे, या तो ये रीज़न हो सकता है, या तो ये रीज़न हो सकता है कि भैया तेरा नाम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब तुम्हारा हमारे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है हमारी फॉर्म के आगे के फ्यूचर के लिए। ये हो सकता है, हो सकता है अमिताभ बच्चन पार्टनर है तुम्हारी फॉर्म का, उसका नाम तुम्हारी फॉर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, तुम उस वजह से उसको बोलोगे भैया रिटायर मत हो, तो उस केस में फिर वो केस डिस्प्यूट में जाएगा, फिर वो बाद में कोर्ट में हियरिंग होगी कि भैया क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल रहेगी, लेकिन कंसेंट तो लगेगा ना सारे पार्टनर्स का। तुम कल छोटे छोटे अपने मन से थोड़ी ना बोल सकते कि मैं जा रहा, तुम लोग देख लो अपना, नहीं ना। हाँ, अगर आपने पहले प्री इन्फॉर्म किया और आपकी डीड में भी लिखा हुआ है कि भैया आफ्टर द एज ऑफ 60 और आफ्टर 2 years और 3 years आई वोंट बी कंटिन्यूइंग एज अ पार्टनर, तो कोई बात ही नहीं है, डीड में साफ साफ लिखा हुआ है, कोई डिस्प्यूट का सवाल ही नहीं आता, ठीक है। देखो ये इसमें सेकंड पॉइंट वही है, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स इन द अग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप डीड में ये लिख दो कि भैया अगर कोई भी पार्टनर को रिटायर होना है तो कंसेंट की जरूरत नहीं है सारे पार्टनर्स, मेजोरिटी का भी चलता है, लेकिन वो भी रिटायर चलता है। लीव ऐसे करना है, कुछ पर्टिकुलर रीजन है कि मेरी नई पार्टनर आ जाएगी तो कर सकते हैं। बट फिर वही बात आ जाती है, आपकी डीड में लिखा हुआ है क्या? जैसे अभी मेरा और किसी पार्टनर का झगड़ा हो गया, हाँ ठीक, मेरे को नहीं करना पार्टनर से, मेरी इच्छा तो लीव करना है, जो बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हैं ना। हाँ। उसके लिए कंसेंट लगेगा। कंसेंट तो लगेगा ही, अरे ये गलत है ना। लेकिन अगर तुम डीड में मेंशन कर देते हो कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ये चीज़ें हम करेंगे, फिर एकदम क्लियर हो जाती है, स्मूथ हो जाती है चीज़ें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक ठीक ठीक। तेरी आवाज़ क्या धीरे आ रही है बहुत, थोड़ा जोर से बोल। हाँ ठीक है ठीक है। मेरे को एक बात बता, अगर 2 पार्टनर है और एक निकलना चाह रहा है तो फर्म बंद नहीं हो जाएगी? प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में नहीं आ जाएंगे? ठीक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर 2 पार्टनर है और एक को रिटायर होना है तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक को पहले लाना पड़ेगा, तब जाके वो रिटायर होगा। लेकिन वो रिटायर तो एक रिटायर वाला हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, वो रिटायर होगा तो फर्म ही बंद हो जाएगी यार। सी लिसन, जो तुम बात कर रहे हो उसमें ये सिनारियो है कि 2 पार्टनर है, क्या हो गया यार, पेज नंबर याद है क्या किसी को? अरे उस पर हाथ लग गया था मेरा, देखो
तुम जो सिनेरियो बोल रहे हो उसमें दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, छोड़ो, ए और बी, ठीक है, ये दोनों मिला के एक फर्म बनाते हैं। अब अगर तुम बोल रहे हो कि बी को रिटायर होना है, तो ऑब्वियस सी बात है रिटायर हो सकता है, ए का कंसेंट हो या हो ले ले, या तो फर्म के उसमें पार्टनरशिप डीड में लिखा रहे कि भैया रिटायर हो सकता है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर ये बंदा रिटायर हो गया तो ये फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा? बंदी हो जाएगी ना, मतलब तुम्हारा फर्म का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, फर्म बचीच नहीं, बाकी सब तो छोड़ दो। रिटायर नहीं हो सकते, ये क्लियरली मेंशन्ड है। अगर डीड में क्लियरली मेंशन्ड है कि आप रिटायर नहीं हो सकते, तो फिर आप ये ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने डीड में वैसा मेंशन करके रखा है। लेकिन कब तक, उसकी भी एक लिमिट होगी ना, जीवन भर तो नहीं होगा, इट कैन नॉट बी लाइफ लॉन्ग, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन लिमिट। अगर तुमने डीड में कोई वेग चीज़ लिखी है जिसका कोई सर पैर नहीं है कि भैया तेरा जीवन जब तक है या तेरे जीवन के बाद भी तेरे को रहना ही पड़ेगा, अगर तुमने ऐसी चीज़ लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है वो डीड अप्रूव ही नहीं होगी। ठीक है, चलो देखो लास्ट पॉइंट, where the partnership is at will by giving a notice in writing to all the other partners of his intention to retire। बंदा रिटायर हो सकता है, पार्टनरशिप एट विल अगर है, उसी पे आ रहा, फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनो, where the partnership is at will by giving the notice in writing to all the other partners of his intention to retire, he can retire। अब मुझे बताओ, ये दिख रहा है क्या तुमको? ये और ये बहुत बड़ा सा और है। अब बताओ मेरे को, अगर मैं ये पॉइंट्स नहीं लिखूं, ये पॉइंट्स छोड़ दो, अगर मैं तुमको ये पैराग्राफ फॉर्म में दे दूं तो इसको क्या इंटरप्रेट करोगे तुम लोग? हाँ, नहीं, ये तुम दो चीज़ें, मैं तुमसे दो चीज़ें चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से दो पॉइंट है, ठीक है, अब मेरे को वो दो पॉइंट एक्सप्लेन करो, बोलो। और के पहले वाले जो है वो पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, yes। और नीचे वाला स्पेसिफिकली फॉर विल, ठीक है, सुनो, ये देखो, पार्टनरशिप एट विल इसने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सिर्फ आपको लेटर देने की ज़रूरत है ऑफ योर कंसेंट कि भैया ये मेरे इंटेंशंस है, मैं रिटायर होना चाहता हूँ आने वाले 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में या तुरंत, ठीक है, विद इमीडिएट इफेक्ट मैं रिटायर होना चाहता हूँ। दिस इज़ योर इंटेंशंस, यू हैव मेड इट वेरी क्लियर एंड इट इज़ अ पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब है कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता उस पर, आपकी इच्छा है, ठीक। उस सिनारियो में सारे पार्टनर्स का कंसेंट नहीं लगेगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था जो तुम लोग मेरे को डाउट पूछ के बताने नहीं दे रहे, ठीक है। और ये और जो लिखा है ये मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है। उसके पहले वाला जो हिस्सा है ना पूरा, वो तुम्हारी ऑल अदर पार्टनरशिप्स के लिए, जनरल, फिक्स्ड, पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये देखो, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। दो चीज़ें एक साथ है, कंसेंट भी लगेगा और रिटायर भी उस हिसाब से होगा जो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। कंसेंट लगेगा और अगर कंसेंट लग रहा है तो उस हिसाब से रिटायर हो गए जिस हिसाब से पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली कंसेंट से रिटायर हो जाओ, अगर कंसेंट नहीं मिल रहा है तो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है उस हिसाब से रिटायर हो जाओ, ठीक है। लेकिन विल जहाँ आया वहाँ तुम बोल दोगे कि भैया रिटायर हो रहा हूँ मैं, सारे पार्टनर्स को तुमको बताना है, पूछना नहीं है, सारे पार्टनर्स को तुमको बताना है कि भैया मैं रिटायर हो रहा हूँ। अब जमा लॉजिक, तुम्हारी जो लॉजिक्स थे कि भैया सर अगर मेरी मर्जी है निकलने की फर्म से तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्लियर। पार्टनरशिप एट विल में तुम निकल सकते हो, लेकिन तुमको इंटेंशंस बताने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि तुम चले गए बस उठ के नहीं जा सकते, यू हैव टू inform the other partners of your intentions. Yes. See, this has to be expressed.
इम्प्लाइड नहीं है, आप फॉरेन शिफ्ट हो रहे हो तो इसका मतलब ये हाँ आप यू हैव टू एक्सप्रेस इट। सर हाँ ऊपर वाली नहीं हाँ यहाँ लिखा इनकमिंग पार्टनर में हाउएवर अज्यूम लायबिलिटी वाली लाइन मैंने पढ़ी ठीक है, पढ़ ले देख। The incoming partner may, however, assume the liability for the past debts by novation, that is, by tripartite agreement between the creditors, partners, and the incoming partners. ठीक है, सर नोवेशन मतलब क्या बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, पहले मतलब समझ लो फिर वर्ड पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि जो इनकमिंग पार्टनर जो बंदा आ रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि पुरानी लाइबिलिटी उसके हिस्से की नहीं है फॉर्म की, ठीक है, वो जो नई लाइबिलिटीज उसके बाद क्रिएट होगी उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनकमिंग पार्टनर्स को आप पुरानी लाइबिलिटीज के लिए भी जिम्मेदार ठहरा सकते हो। कब? जब आप पुराने पार्टनर, जब नए पार्टनर को आप अग्रीमेंट में ले लो क्रेडिटर्स के साथ में कि बॉस हमारी पुरानी लाइबिलिटीज ये टेक ओवर करेगा, अगर वो इस चीज़ के लिए अग्री करता है तो जमा, अगर अग्री करता है नया पार्टनर कि हाँ भैया मैं तुम्हारी लाइबिलिटीज लेने को तैयार हूँ पुरानी वाली, तो ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ठीक है, अब सुनो, अब मतलब देखो। अज्यूम्स द लाइबिलिटी फॉर द पास्ट डेट्स, पुरानी डेट्स की लाइबिलिटी अभी ले रहा है, जमा। अच्छा, बाय नोवेशन, नोवेशन वर्ड से लाइन में क्या समझ में आ रहा है? नोवेशन का मतलब क्या होगा? नहीं, हाँ नहीं, इनोवेशन और नोवेशन में कोई वो नहीं है। सर्च करो और इंग्लिश में मतलब बताना मत मेरे को प्लीज़, मेरे को वर्ड को घुमा के इसके अंदर में बिठा के बताना, मेरे को डिक्शनरी मतलब नहीं चाहिए उसके। और ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट का मतलब है 3 पार्टी का अग्रीमेंट, ठीक है। नोवेशन ये तुमको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आप मेरे को बिठा के दिखाओ इसमें। यस यस, ये जो शुरुआत में इसने लिखा है ना अज्यूम द लाइबिलिटी बाय नोवेशन, तो पास्ट लाइबिलिटीज के लिए ऑब्वियसली उनका एक पुराना अग्रीमेंट होगा, है ना? हो गया। पुरानी लाइबिलिटीज के लिए बचे हुए पार्टनर्स का ऑलरेडी एक अग्रीमेंट है, ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करके नए पार्टनर को उस अग्रीमेंट में डाल के नया अग्रीमेंट बनाएंगे ताकि पुरानी लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर सके। नो इशू यार, इसमें लिखूंगा तो ये दब जाता है बार बार। ये साइड वाला स्क्रॉलर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये सिर्फ इसके लिए है, ठीक है। चलो, इसमें से इंपॉर्टेंट लाइंस बता दे रहा हूँ तुमको। ये लाइन देख लो। He may however be discharged from any liability to the third party for the acts of the firm done before his retirement by novation if it is so agreed with the third party and the partners of the reconstitution। क्या बोलना चाह रहे हैं? नॉर्मली क्या होता है, रिटायरिंग पार्टनर इज लायबल फॉर द पार्टनरशिप डेट्स व्हाइल ही वाज अ पार्टनर। रिटायरमेंट के पहले के डेट्स के लिए वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसके बाद के लिए नहीं है। ये लाइन क्या बोल रही है? He may however be discharged from any liability to any third party for the acts of the firm done before his retirement by substitution, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि पुराने जो एक्ट करा है उसमें उसको अपन लाइबिलिटी कब हटा सकते हैं, ये डिस्चार्ज कब कर सकते हैं अपन उसको? अगर अग्रीमेंट है बिटवीन थर्ड पार्टी पार्टनर्स ऑफ द रिकंसिलिएटेड फर्म एंड वो खुद तो अग्री करेंगे ऑब्वियसली, तो ये अग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा ना तुमको। यू हैव टू राइट इट डाउन इन एन अग्रीमेंट कि भैया थर्ड पार्टी से हमारा अग्रीमेंट हो चुका है कि आई एम नाउ रिटायरिंग ऑफ दिस फर्म और मैं अब इस लाइबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है। जमा कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है तो पूछो, फिर से बताऊंगा, टेंशन नहीं है। आज टाइम बहुत है, आज वैसे भी 3 घंटा पढ़ने वाले अपन। देख कैसे उड़ गए बराबर सब। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो।
ये कितने बजे आए थे आज? अपन ने शुरू ही 10:30, अपन ने 11 बजे शुरू किया ना, 10 मिनट तो हो गए, 10-15 मिनट। 10 मिनट क्या है, 30 मिनट। चलो टाइम ब्रेक दो सर कितने बजे से अच्छा, नहीं जाने दो, छोड़। टाइम वाइम पे क्या है, जब मन हुआ उठ जाएंगे। 2 घंटे तक तो बैठ ही सकते हो बस। चलो देखो, द रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज टू रिमेन लाइबल टू द थर्ड पार्टीज अंटिल द पब्लिक नोटिस इज गिवन। ये ध्यान है सबको, पब्लिक नोटिस जब तक ही नहीं देते तब तक ही लाइबिलिटी जब बनी रहेगी। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये तुमको अभी तक नहीं पता है, दिस इज समथिंग न्यू। मतलब ये नोटिस या तो रिटायरिंग पार्टनर दे सकता है, अगर रिटायरिंग पार्टनर नहीं देता है तो कोई भी मेंबर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म का वो नोटिस दे सकता है। पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट के लिए देना पड़ता है, जब तक ये आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तब तक ये आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी, यू विल स्टिल बी लायबल टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, अब वो नोटिस अगर रिटायरिंग पार्टनर नहीं दे रहा तो मेंबर दे सकते हैं, देखो मतलब उसके बाकी पार्ट उसके बिहाफ। उसके बिहाफ। ठीक है, सी such notice may be given either by the retiring partner or by the partners or the members of the reconstituted firm। ठीक है, मतलब सर अगर उसकी रिस्पांसिबिलिटीज खत्म हुई, इसका तो ये भी मतलब होगा कि अगर उसने नोटिस दे दिया तो ये प्रॉफिट का मतलब होगा। नहीं, अपन यहाँ सिर्फ लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं होगा। प्रॉफिट्स क्यों? वाई वाई शुड बी प्रॉफिट? वो उसका, सी अपन उसके एडवांटेज की बात नहीं कर रहे, अपन अपने फर्म के ग्रेटेस्ट गुड की बात कर रहे हैं। तो फर्म के लिए ग्रेटेस्ट गुड कब है? जब प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली अगर तुम रिटायर हो रहे हो तो हम प्रॉफिट्स तो नहीं देंगे क्योंकि तुम रिटायर हो चुके हो फर्म के हिसाब से। ये बात कब चल रही है कि भैया तुम बाहर की दुनिया के लिए क्या कर रहे हो, बाहर वालों की दुनिया के हिसाब से अभी भी तुम पार्टनर हो। ठीक है, फर्म के हिसाब से तो तुम ऑलरेडी निकल चुके हो, फर्म के हिसाब से यू आर नॉट अ पार्टनर एनीमोर, सो हाउ कैन यू बी लायबल फॉर एनी प्रॉफिट्स और लॉसेस? ठीक है, वो तो लायबल नहीं छो। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए यू कैन बी लायबल। ठीक है, चलो हाँ यस ठीक है, वो दिया नहीं दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो फर्म के पार्टनर्स की है या तो पार्टनर की है। ठीक है, सो दैट कैन बी डिस्प्यूटेड, वो आपस में डिस्कशन करके कर ले। अगर जो भी जिसकी भी गलती है, अल्टीमेट लाइबिलिटी पार्टनर की रहेगी, लाइबिलिटी पार्टनर के ऊपर ही आएगी रिटायरिंग वाले की कि भैया नोटिस देना तेरा काम था, तूने क्यों नहीं दिया, सीधी बात। ठीक है, अच्छा एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर अपन डिस्कस कर चुके हैं, मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। इंसॉल्वेंसी क्या होती है बताओ जरा, याद दिला। अगर कोई पार्टनर बैंक हो गया है और उस पे लायबिलिटी मतलब नहीं उसको देना है। ठीक है, मतलब इस एसेट्स आर लेस देन इज लायबिलिटीज, लायबिलिटीज ज़्यादा है, एसेट्स कम है। ठीक है, तो उस पे वो मतलब कुछ कर ही नहीं सकता ना फिर। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकता, उसको फर्म से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो, where the partner of a firm is adjudicated as insolvent, adjudicated मतलब आपको कोर्ट से इंसॉल्वेंसी का नोटिस मिला या इंसॉल्वेंसी की पिटीशन आपने फाइल करी थी, वो अप्रूव हुई। एडजुडिकेशन मतलब कोई चीज़ का डिसीजन आना, पिटीशन। देयर इज अ फॉर्म, नॉर्मली क्या है देखो बता देता हूँ, बाद में कभी ना कभी काम तो आएगा ही तुम्हारा। देखो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ठीक है 2016, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, ठीक है, ये 2016 में आया था, कोड COD। ठीक है, ये कोड के पहले, ये मतलब ये एक्ट है, ये एक्ट के पहले कम से कम 8 एक्ट ऐसे थे जो इस चीज़ को गवर्न करते थे। किसको? इंसॉल्वेंसी को। फर्म का वाइंडिंग अप होना, डिसोल्यूशन में जाना, इंसॉल्वेंसी करना, बैंकरप्सी करना, जो भी जितने भी नाम ले लो तुम, सीधी सी बात है फर्म का दिवालिया निकलना। ये दिवालिया निकलने वाले एक्ट के लिए 8 ऐसे एक्ट थे जो बोलते थे कि भैया तू ये कर, भैया तू ये कर, एक दूसरे को ओवरराइड करते थे। ऑब्वियसली 8 एक्ट अगर एक ही चीज़ बोल रहे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अलग ही बोलेंगे, सेम चीज़ तो 8 एक्ट बोलेंगे नहीं।
तो वो 8 एक्ट एक दूसरे को कोलाइड करते थे, ठीक। तो उस समय 2016 के पहले तक ये नौटंकी चल रही थी 8 एक्ट की। उसके बाद क्या हुआ, ये 8 एक्ट को अबॉलिश किया गया और सिर्फ एक ये एक्ट लाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। आज की डेट में अगर कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, और कोर्ट में पिटीशन जाती है कि भैया मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, या कोई थर्ड पर्सन डालता है कि भैया इसके पास पैसे नहीं है देने को, इसके एसेट बिकवाओ, तुम्हारे 1 करोड़ रुपए फंसे कहीं पे, तुमने उसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी की पिटीशन डाली कोर्ट में कि भैया इसके पास पैसे नहीं है मेरे को देने के लिए, इसके एसेट बिकवाओ और मेरे पैसे दिलवाओ, ये तुमने पिटीशन डाली, तो इट विल गो स्ट्रेट टू इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया 2016, ठीक है। पहले बहुत अलग अलग एक्ट थे एंड द डिसीजन कम्स विद इन 180 डेज प्लस 90 डेज का एक लीवे पीरियड दिया जाता है, ठीक है। और फास्ट ट्रैक भी है इसमें, अगर फास्ट ट्रैक करना है तो उसको 90 प्लस 45 डेज के अंदर डिसीजन आ जाना चाहिए, मतलब आपके एसेट्स रियलाइज हो जाने चाहिए या एक प्लान तैयार हो जाना चाहिए जिससे वो एसेट्स रियलाइज हो, ठीक है। अब ये इतना तेज हो गया है, पहले ये जो चीज़ें हैं ना 8 एक्ट में, ये कम से कम 15 साल चलती थी, कम से कम, मतलब आदमी मर जाता था उसके बाद उसका केस का नंबर आता था, ऐसी हालत, ठीक है। सो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ने बहुत बहुत कुछ इम्प्रूव किया ठीक है। सो इट वाज रियली इंपॉर्टेंट कि ये एक्ट आए, ये एक्ट आने के बाद से बहुत इजी हो गया, बट स्टिल अभी भी इशू ऐसा है कि ये एक्ट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया है, मतलब अभी भी अगर कोई इंडिविजुअल रिटायर होता है, इंसॉल्वेंट होता है, तो इंसॉल्वेंट होने के बाद वो इंडिविजुअल को इंडिविजुअल के छोटे अमाउंट्स अगर रहे 1 करोड़ के नीचे के, तो उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के पास नहीं जाता है, वो कोर्ट में जाता है, जबकि जाना चाहिए आईबीसी के पास, ठीक है। बट अपना इंडियन जुडिशियल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाए। हाँ होता है, लेकिन देखो क्या है, अपन ने एप्लीकेशन डाल दिया, अगर मैं कोर्ट में गया, मेरा 50 लाख की लाइबिलिटी थी, मैंने कोर्ट में डाल दी कि भैया अब मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जितने भी लेनदार हैं आप देख लो, मेरा जो भी एसेट है बेच दो, मैं अब इंसॉल्वेंट हो रहा हूँ। इसका मतलब कि भैया आप कोई भी लाइबिलिटी मेरे हत्थे नहीं चढ़ेगी, जो मेरे एसेट्स है उसको बेचो और जो भी लाइबिलिटी है सेटल करो। ऑब्वियसली सेटल ही होगा, कॉम्प्रोमाइज़ ही होगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास अगर पूरे पैसे होते तो तुम ये थोड़ी ना करते, ठीक है। तो सेटलमेंट वाला हिसाब है। अच्छा, डेथ ऑफ अ पार्टनर डेट भी डिस्कस नहीं करूँगा मैं, एक्सक्यूज मी। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनर्स का क्या इंटरेस्ट रहता है फर्म के अंदर? फिक्स्ड, कोई बोला फिक्स्ड, कौन बोला? प्रॉफिट्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट कैसे होगा? पढ़ रहा हूँ, देखो ट्रांसफरी कौन, ट्रांसफर और ट्रांसफरी कौन होता है ये पता है क्या? ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफर जो ट्रांसफर कर रहा है इसकी जगह आपके नाम पर, किसी को इसमें दिक्कत होती है? प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी कौन क्या होता है? मेरे को बहुत होती थी, तो मैंने एक सिंपल सा फंडा बनाया था कि ट्रांसफरर वो होगा, मैं एंड के 2 लेटर को लेता था रर, देने वाला, ट्रांसफरर, ठीक है। ये क्या डिजाइन बनाया आपने? ये अपने आप बन गई यार, ये मैंने बनाई नहीं, मैंने तो ये ऐसे ही किया था, ठीक है। ये एंड का जो रर है ना, मैं इसको ऐसे अज्यूम करता था कि ये देने वाला है, ठीक है, ट्रांसफर करने वाला, करने वाला, ठीक है, ट्रांसफर करने वाला। मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ट्रांसफर और ट्रांसफरी में, तो मैंने एक रूल बना लिया था, जो OR जो भी एंड में रहता है वो देने वाला होता है, प्रॉमिस करने वाला, ट्रांसफर करने वाला, ठीक है, और जो E है मतलब वो ले रहा है, ठीक है। तो मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, तुम लोग को नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मेरे को होती थी। मेरे को पौने सवा में बहुत दिक्कत होती, कोई ब्रेक बताओ ना। किसकी? पौने सवा, पौने 2 सवा। अच्छा, पौने 2 सवा 2 क्लास के बाद, पौने 2 सवा 2 इज आउट ऑफ द कोर्स। अरे वैसे बच्चा मैंने जेड और टाई में भी उसका भी एक फंडा बनाया था, मेरे को भी दिक्कत होती है। चेस खेलना चालू किया तो उसमें थोड़ा ढाई का रन चलता था ना, तो 2.5 याद होगा। नहीं, मेरे को उसका भी एक फंडा है मेरे पास, बताऊँ, सुनो।
सुनो 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 सुनो, देखो आ जाओ, छोटा सा ही बच्चा है, जितना टाइम पास करोगे उतना अपना लंबा खींचेगा। ये देख लो, देख लो, ये आज खत्म करना है तो टाइम पास थोड़ा कम करोगे तो बेहतर रहेगा। चलो मैं पढ़ता हूँ, सुनना सिर्फ, समझना भी है, ठीक है। देखो, अ शेयर इन अ पार्टनरशिप इज ट्रांसफरेबल लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड है, बट एज द पार्टनरशिप रिलेशन इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, द असाइनी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट बाय सेल, mortgage or otherwise cannot enjoy the same rights and privileges as the one in original। समझाओगे कि मैं समझाऊं? The assignee of a partner's interest by sale, mortgage or otherwise cannot enjoy the same rights and privileges as the original one। तो असाइनी मतलब दूसरे रिसीव कर रहा है। Yes, assignee मतलब जो उसको रिसीव कर रहा है, ठीक है, उसके पास वो सेम राइट्स नहीं हो सकते जो पार्टनर के राइट्स हैं। अपन मैं कोई एसेट बेच रहा हूँ कहीं और, ठीक है, तो मेरे राइट्स एज अ पार्टनर वाले हैं, और मैं जिसको बेच रहा हूँ उसके पास असाइनी वाले राइट्स हैं, या मैं किसी और को असाइन कर रहा हूँ कि भैया तू बेच दे। मैं फर्म के एसेट्स बेचना चाह रहा हूँ, मैं किसी और को असाइन करता हूँ कि भैया तू वो एसेट्स बेच दे, उसके पास वो सेम राइट्स हो सकते हैं क्या जो मेरे पास है? मैं तो उसको असाइन कर रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ मतलब सिर्फ उसको काम दे रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको ट्रांसफ़र करवाने का काम दे रहा हूँ, मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया तेरे पास पूरे राइट्स हैं, तेरे को जो मर्जी है वो कर ले। ऑब्वियस सी बात है, असाइनी और जो असाइनर है दोनों के राइट्स अलग होंगे। मैं ओरिजिनल, मैं पार्टनर हूँ, वो तो कुछ नहीं है फर्म का, उसके राइट्स अलग ही रहेंगे ऑब्वियसली, ठीक है, मेरे राइट्स ज़्यादा रहेंगे, ये भी मानते हो, बस इतना ही फर्क है। देखो ये केस हुआ था एक, अच्छा मैंने ये बताया था ना तुमको, डिफेंडेंट और वो कौन रहते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, मैंने बताया था पहले दिन बताया था, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट केस में ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या रहते हैं, लैंडमार्क जजमेंट, मतलब जो केस करता है, जो केस को प्लांट करता है, मतलब जो केस को हाँ, पहला फाइल करता है वही, दैट इज अ प्लेंटिफ, और जो डिफेंड करेगा दूसरे तरफ से, ही इज अ डिफेंडेंट। पहले हमेशा किसका नाम आएगा? पहले हमेशा प्लेंटिफ। तुमने ये केसेस नहीं सुने क्या? ये ऊपर जो अपन ने पढ़े थे कामनाथ वाला, कामनाथ वर्सेस स्टेट, जॉली एलएलबी वाला देख लो यार, उसमें क्या था, जॉली स्टेट वर्ड नहीं, जॉली एलएलबी वर्सेस स्टेट वर्सेस जॉली एलएलबी था क्या? स्टेट ने जॉली एलएलबी में केस किया है, स्टेट वर्सेस जॉली, ठीक है, ये था नहीं, नहीं इसमें देखो उसमें क्या हुआ था, इसमें स्टेट वर्सेस जॉली एलएलबी वाले में उसमें उसने पहले एक पीआईएल डाली थी, याद है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला था, फिर उसके बाद स्टेट ने वो केस को रीओपन किया था, तो स्टेट ने वो केस को रीओपन किया, ठीक है, पहले बंद हो गया था, फिर वो रीओपन हुआ, फिर ये डिफेंडेंट हुआ और ये प्लेंटिफ हुआ, यस, वरना पहले डिफेंडेंट नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं, ठीक है, अपन को देख के पता चल सकता है केस का नाम, किसने केस, यस 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 100%। ये देखो ईयर भी, कार्ड देख के पता चल सकता है किसका पैन कार्ड है, आना सर, ये कुछ नहीं, सही में कुछ तो भी बोला उसने, फिर से बोल मैं जरा, पैन कार्ड का फोर्थ लेटर देख के पता चलता है ना किसका पैन कार्ड है, अच्छा वैसा बोल रहा है, जैसे ONT, अच्छा वैसा बोल रहा है, इंडिविजुअलिटी की बात कर, कंपनी, एच माने एच है, और मेरे को लगा तू ये बोल रहा है कि इसके नाम का है, कौन बंदा है, पैन कार्ड नंबर देख के बोल, सामने वाले की इंडिविजुअलिटी समझ में आती है, पर्सन कौन है, ठीक है, पर्सन की डेफिनेशन में सब आते हैं, कंपनी, इंडिविजुअल, नहीं, जैसे मेरा ONTP है तो पर्सन ना, C है तो कंपनी हुआ ना, ABQP आपका पर्सन, ये लेटर दिस इज पर्सन, अगर यहाँ पे एच रहेगा तो इट इज एन एचयूएफ, यहाँ पे सी रहेगा तो इट इज अ कंपनी, ठीक है, और ट्रस्ट के लिए T, ट्रस्ट का यार मेरे को इतना ध्यान नहीं है, बट होना चाहिए उसका नॉर्मली, अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, राइट्स ऑफ सच ट्रांसफरी मे बी नोटेड एज फॉलोज, ये बात समझी कि ट्रांसफरी कौन है, ठीक, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप सच ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर। यहाँ पे पार्टनरशिप के राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं इनकमिंग पार्टनर को, ठीक है, या तो एक बंदा जा रहा है एक बंदा आ रहा है, ठीक है,
However, he is bound to accept the profits as agreed by the partners. That is, he cannot challenge the accounts. मतलब जो बंदा आ रहा है वो ये नहीं बोल सकता कि भैया तुम्हारा 1 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, नहीं तुम्हारा 2 करोड़ का आना चाहिए था, ठीक है. He cannot challenge the books of accounts. आते से वो books of accounts को challenge नहीं कर सकता, ठीक है. अच्छा, a transferee of a partner share is not entitled to interfere with the conduct of the business. He is not allowed to require the accounts and he is not allowed to inspect the books of accounts, books of the firm. A transferee of a partner's share, a transferee of a partner's share, a transferee of a partner's share, सोचने दो सर बहुत. a transferee of a partner's share, रिसीवर ऑफ रिसीवर ऑफ पार्टनर्स है. हाँ. a transferee of a partner's share. मतलब मेरा शेयर अगर कोई किसी को रिसीवेबल है तो हाँ. वो किसको होगा? इनकमिंग पार्टनर. हाँ. यस यस. जमा है. अच्छा, ये था पहला अपना ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप. मतलब पार्टनरशिप कंटिन्यू हो रही है, एक जा रहा है एक आ रहा है, पार्टनरशिप कंटिन्यू हो रही, पार्टनरशिप में दिक्कत नहीं. अब दूसरे में क्या हो रहा है? फर्म ही डिसॉल्व हो रही, फर्म ही बंद हो जा रही. देखो, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और ऑन रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, द ट्रांसफरी विल बी entitled against the remaining partners. Transferee will be entitled against the remaining सर partners. इस केस में जो ट्रांसफर है वो एज अ पार्टनर आ रहा है कि सिर्फ उसको शेयर में. सब जा रहे हैं, इसमें फर्म ही डिसॉल्व हो रही है. नहीं नहीं, उसके पहले वाले इसमें एक आ रहा है एक जा रहा है. तो पार्टनर आ रहा है ना. हाँ, partner आ रहा है. Yes, yes. तो फिर उसको क्यों नहीं है वो इंस्पेक्टर, मतलब उसको राइट्स. न्यू पार्टनर इज कमिंग इन प्लेस ऑफ दिस पार्टनर. तो उसको क्यों नहीं है राइट्स. उस ईयर वाला, क्योंकि उस समय के जो पुराने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो चैलेंज नहीं कर सकते. वो पुराने. यस, ठीक है. ठीक है यार. तुम लोग टाइम पास ज़्यादा कर रहे हो. सुनो, अब तुम लोग मेरे को मतलब बताओगे ये वाले का, बी पॉइंट का. दिख रहा है ना? एंड और कल से ना फोन एक जगह पे डेस्क पे मस्त जमा के रखना. मैं तो बाहर छोड़ के आया. बाहर भी जरूरत नहीं, यही तो बढ़िया साइलेंट पे करके ना ऐसे रखना बढ़िया. यार वैसे भी ये लोग मेरा चुरा लेते तो. देखो, मेरे को तो नहीं मिला ही नहीं क्या? भाई कल मिल गया ना. कहाँ था? फिर उसने इसलिए क्या बैठ किया? गया. फाइंड माय फोन डाउनलोड किया दूसरे फोन में. फिर आराम से गया. फाइंड माय फोन. बड़ी मेहनत है यार. टिकट वगैरह डालना. बहुत मेहनत है. लॉगिन करना भी पड़ जाता है. चलो बताओ मेरे को ये नहीं, वाला. लेकिन दिक्कत क्या है, अगली बार ये एयरप्लेन मोड पर डालेंगे तो फाइंड माय फोन में नहीं चलेगा. हाँ, इसका बताते हैं हमको. एक दो साल तो लगेगा ना यहाँ पे. अभी बता रहे मतलब. एक दो साल का. देखो, मेरे को टेंशन नहीं है. मैं 1 बजे तक फ्री हूँ. मेरी 1 बजे की मीटिंग चले है. गए lunch हाँ, में. 1 बजे तक फ्री हूँ तो मैं 1 बजे तक पढ़ा सकता हूँ. तुम लोग की कितनी कैपेसिटी है बैठने की ये बताओ. मेरे अभी बस हो गया. तो फिर मेरे को मतलब बताओ. ये खत्म करके ही चल रहे हैं अपन. सर मैं पूरा दिन फ्री हूँ 10 बजे छोड़ के. सवाल ही नहीं आता है. पूरा अपन खत्म करके ही चल रहे हैं. जितनी जल्दी मतलब कितना बताओ. लगे सर? तुम वो छोड़ो, तुम इसका मतलब बताओ पहले मतलब बताओ इसका. इसका सर देखो, ये तो हालत है. किसका सर? बी पॉइंट का मतलब बताओ. बी. एंड भाई पहले एंड फॉर द इसमें फर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक है. और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, दो लिखे हैं उसमें. देखो, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और द रिटायरिंग ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर. सर उसके नाम पे एक अकाउंट भी बनेगा फॉर द पर्पस ऑफ सर्टेनिंग द शेयर की. इसको कितना शेयर है ना. अकाउंट क्यों बनेगा? वैसे इसमें डालेंगे. इसमें क्या लिखा है? फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द शेयर टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट खोलोगे नया उसका. ये बैंक अकाउंट वाला अकाउंट नहीं है, तो इसलिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला लेजर वाला अकाउंट है.
हाँ यस 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 सर वैसे मेरे को बात कर रहा हूँ शेयर को फाइंड आउट करने के लिए उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अकाउंट बनाया जाएगा और उसका शेयर निकाला जाएगा, ठीक है। कोई बात बताओ, अगर मैं जा रहा हूँ समझो आप लोगों पार्टनरशिप में दला नहीं है, दला आ रहा है, तो पहला वाला केस। हाँ और मैं जा रहा हूँ और फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, ठीक तो है। दला फिर भी क्यों आए जब डिसॉल्व हो रही है? नहीं डिसॉल्व, सी लिसन, डिसॉल्व कब होगी? जब सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे कि भैया हमको नहीं करना है, अच्छा तब डिसॉल्व होगी। पहले दला आ गया, हाँ। उसके बाद डिसॉल्व हो यस ठीक है। ठीक है। लेकिन जब वो पुराना पार्टनर जा रहा है हाँ तो बेसिकली पार्टनरशिप तो एंट्री और फॉर्म तो डिसॉल्व ही हो रहा है ना, तो वो लोग नया पार्टनरशिप भी बना रहे हैं, नए पार्टनरशिप। फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, लेकिन डिसॉल्व कब होगी? फॉर्म का नाम खत्म हो रहा है क्या? फॉर्म का अगर नाम जिंदा है तो फॉर्म डिसॉल्व नहीं हो सकती। अगर फॉर्म का नाम है एबीसी कंपनी अगर है, कंपनी में बोल रहा हूँ, लेकिन फॉर्म में भी अपन कंपनी एंड में लिख सकते हैं। ये तुमको पता है कि नहीं पता है? कंपनी अगर रहती है तो अपन कंपनी के एंड में क्या क्या लगा सकते हैं, पता है कि? हाँ क्या रहता है? हाँ तो पीवीटी एलटीडी क्या रहता है? पीवीटी एलटीडी क्या रहता है? हाँ और पब्लिक इसमें क्या लिखते हैं? प्राइवेट हटा देते हैं। हाँ इतना मालूम है सर। ठीक है, सिर्फ यही दो वर्ड्स अलाउड है, ये पता है। हाँ इसके अलावा और भी कोई नहीं चलता। तो अगर मैं एबीसी कंपनी के एंड में कैसे कंपनी लिखता हूँ तो विल इट बी कॉल्ड एज अ कंपनी? कंपनी तो नहीं छो सकती, भले कुछ भी होगा, कंपनी तो नहीं छो सकती, ठीक है। इसके ये दो के अलावा एक और ऑप्शन होता है, दैट इज वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। एंड में ओपीसी लिखना पड़ता है, ठीक है। वन पर्सन कंपनी मतलब भैया नॉर्मली तो कंपनी दो लोगों के, मिनिमम दो लोग से बनती है, ठीक है। ये नया कंसेप्ट है जिसमें एक बंदा भी कंपनी बना सकता है, एक ही डायरेक्टर, सिंगल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न जैसा, लेकिन थोड़े से फर्क है, लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है इसमें, ठीक है। ये एडवांटेज है इसका। अच्छा ये हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप भी करनी है तो ओपीसी से डालनी है। इसको रुक जाओ, ये तुम लोग, है ना? हाँ सोल प्रोप्राइटरशिप भी करो तो ओपीसी बनानी है। खर्चा बहुत है इसमें, क्यों? कंप्लायंसेस का खर्चा। कंप्लायंस क्या है? कंप्लायंसेस मतलब जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है, गवर्नमेंट के जो कंप्लायंसेस है वो उसका करने का खर्चा बहुत है। तो साल के 10,000 रुपये लगते ही है, 8-10 हज़ार रुपये लग जाते हैं। अच्छा 2 लाख 3 लाख की लायबिलिटी आ गई। सुनो बीच का एक लाइन छोड़ी है मैंने, एक पैराग्राफ, तुम लोग का भी दिमाग काम नहीं करेगा इसलिए पढ़ा रहा हूँ। देखो ये दोनों वर्ड देखो, तुम लोग के हिसाब से एक ही रहता है? नहीं अच्छा क्या फ़र्क है दोनों में? सर, एक में सिर्फ पार्टनर्स में चेंजेस हो रहा है तो पार्टनरशिप चेंज हो रही है, लेकिन एक में फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, इसीलिए जो बिजनेस कर रहे हो अच्छा ठीक है, तो मेरे को ये डिफरेंसेस जरा पढ़ो, मैं पढ़ता हूँ, मेरे को बताना, ठीक है। देखो सबसे पहले है कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बेसिस पे, वो उसी इसीलिए आ रहा है। देखो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या बोलता है? इट इन्वॉल्व्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस इन पार्टनरशिप। बिजनेस इन पार्टनरशिप का डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बोलता है कि इट डज नॉट इफेक्ट द कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मतलब पार्टनरशिप में अब मेरे को बताओ क्या फर्क है पार्टनरशिप और फर्म में, क्या फर्क है मेरे को ये बताओ। अपन ने शुरुआत में सबसे पहले उसमें दिन में क्या देखे थे कि फर्म किसको बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल दी पार्टनर्स को अपन कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं, मतलब सारे पार्टनर्स जब एक साथ आ जाते हैं तो उनको अपन फर्म बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अपन फर्म बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब अपना धंधा ही बंद हो रहा, ये समझता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ दूसरी जगह पे, तो इस समय अगर मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भैया हो सकता है 1-2 पार्टनर जा रहे हैं या एक आ रहा है, एक फर्म डिसॉल्व हो रही है और एक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है और नई पार्टनरशिप बन रही है। फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, नाम भी कंटिन्यू हो रहा है, एक पार्टनर आ रहा है या एक पार्टनर जा रहा है,
ठीक है, या हो सकता है कोई मर गया, या हो सकता है कोई इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है। फर्म का मतलब धंधा पूरी फर्म एज अ होल। अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो धंधा भी बंद हो जाएगा। अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो सिर्फ पार्टनर्स आ जा रहे हैं, फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। मेजर डिफरेंस अगर याद नहीं होगा तो कहीं लिख लो, जब तुम्हारे नोट्स आएंगे तो उसमें लिख लेना, क्योंकि ये डिफरेंसेस 4 मार्क के आते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेगा सीधा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। 4 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ये फोकट के मार्क्स है। बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखो तो अच्छा, नहीं लिखो तो कोई टेंशन नहीं है, 4 मार्क मिलते ही। वैसे नॉर्मली मत लिखो, टाइम बहुत वेस्ट होता है इस पर, ठीक है। ये सिर्फ इसको बोल रहा, पूरा मत काट देना। हाँ अच्छा, वाइंडिंग अप के बेसिस में इट इन्वॉल्व्स वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म एंड रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को सेटल करोगे, एसेट्स को रियलाइज करोगे, फर्म बंद कर रहे हो ना, तो सब कुछ खत्म करोगे, ठीक है। अब ये देखो, इट इन्वॉल्व्स ओनली रिकंस्टिट्यूशन एंड रिक्वायर्स ओनली रीवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रीवैल्यूएशन होना चाहिए वो, ठीक है। क्या मतलब? पार्टनर जा रहा है वो अपना हिस्सा लेके आना है सर। यस। सर देखो अभी जैसे अगर अच्छा मेरे को बताओ, तुमने रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स देखा है क्या? अकाउंट्स में है तुम लोग को शायद, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर नया पार्टनर आ रहा होता है तो सब कुछ मार्केट वैल्यू पे लेते हैं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से सारे एसेट्स को रिवैल्यू करते हैं, उस दिन की मार्केट वैल्यू, ठीक है। और फिर नए पार्टनर का शेयर डिसाइड करते हैं या आउटगोइंग पार्टनर का शेयर डिसाइड करते हैं। ये पता है ना तुम लोग को? वो जो बोलते हैं 15% इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट 10% से बढ़ गए, तो ये सब कुछ नहीं है, दिस रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो जब रिवैल्यूएशन होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगी, फर्म नहीं होगी, ठीक है। ये डिफरेंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, भले ही रिपीटेटिव बोर लगेगा, लेकिन सुनो, ये 2 डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार खाने वाले काम कर दो तुम। देखो, अ फर्म में बी डिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर मैं अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करना चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मैं कोर्ट में जाके उसको रियलाइज करवाऊंगा। उसके लिए एक पर्सन अपॉइंट होगा, उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उसको? 3 नाम रहते हैं उसके, रिसीवर, लीगल असाइनी, वो क्या वो 10 बार पूछता है। नहीं वो तो उनमें दूसरा वर्ड अच्छा चलो वो बता दो जो तू बोल रहा है, क्या है? वो थर्ड में हाँ वो वर्ड का नाम नहीं आता। आर्बिट्रेशन क्या होता है, चलो वो भी बता दो। हाँ यस यस ठीक है। मिडिल में थर्ड पर्सन बोलो, मिडिल में डिस्प्यूट सेटल करने के लिए ऐसे लेवल गिरा दी तुमने उसका बेचारे का, मिडिल मैन बोल के। सर बोलने का मतलब वही है। यस चलो सुनो, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप इज नॉट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा आ रहा है कोई बंदा जा रहा है तो मैं उसके लिए कोर्ट के पास जाऊंगा? सवाल ही नहीं आता। अच्छा, इट नेसेसरीली इन्वॉल्व्स द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो बंद होंगी होंगी अगर मैं फर्म को बंद कर रहा हूँ। पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर आ रहा है जा रहा है का सवाल ही नहीं आता, सबके सब जा रहे हैं तो पार्टनरशिप भी बंद होगी, ठीक है। अगर मैं अगर मैं पार्टनरशिप के उस डिसोल्यूशन पे आता हूँ तो इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर सारे पार्टनर्स जा रहे हैं तो पार्टनरशिप भी बंद हो रही है और फर्म भी बंद हो रही है। अगर सिर्फ 1 या 2 पार्टनर जा रहे हैं और बचे हुए 2-3 पार्टनर्स हैं, 2 से ऊपर पार्टनर्स हैं, फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप चेंज हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, तो इट मे और मे नॉट हैपन। हो सकता है कि हो सकता है फर्म बंद हो जाए, हो सकता है फर्म चालू रह जाए, ठीक है। इट इज नॉट फिक्स्ड। डिफरेंस के बेसिस समझ में आ रहे हैं? अच्छा, फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स में क्या रहेगा? इसमें पूरी बुक्स बंद हो जाएंगी फर्म वाले में, क्योंकि अपन एसेट्स और लाइबिलिटीज बेच रहे हैं तो फाइनल बुक्स बना के फर्म को बंद करेंगे। इसमें क्या है, डज नॉट इन्वॉल्व दिस फाइनल डू ओवर और डू श्योर ऑफ द बुक्स। ये डू ओवर या डू श्योर कोई कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है।
इसमें तुम लोग रिवैल्यूएशन करते हो, अगर तुमको याद होगा तो अपन ओरिजिनल बुक्स में चेंजेस नहीं करते, सिर्फ पार्टनर का शेयर निकालने के लिए अपन उसकी एक नई रिवैल्यूएट बुक्स बनाते हैं। तुमको जो रिवैल्यूएशन चैप्टर है वो चैप्टर में बुक्स पूरी रिप्लेस नहीं हो जाती नए मार्केट वैल्यू से, वो सिर्फ पार्टनर का शेयर निकालने के लिए बनाई जाती है। दैट इज़ नॉट यूज्ड इन इनकम टैक्स और वो सब, ठीक है। वो मार्केट वैल्यू पे इनकम टैक्स वाला हिसाब नहीं चलता, अभी हर बार तुम रिवैल्यू करते हो उसको, वो नहीं चलता, वो सिर्फ उसका शेयर निकालने के लिए रहता है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज़ बता रहा हूँ उसको। ये फटाक से देख लो, छोटा सा ये छोटा सा है, छोटा सा है, छोटा सा है, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी, 10 मिनट है मेरे पास। आई हैव 8 मिनट्स, बहुत है। 8 मिनट में पेपर पास हो जाते लोग। चलो 8 मिनट में लोगों के अटेम्प्ट निकल जाते हैं यार क्लास के बाद। आते जाते हाँ सर, एक काम करो, 10 मिनट का ब्रेक दे दो, उसका हाँ कंटिन्यू सर, ये ले लेना। तो है, 1 घंटा बड़ा हुआ है। हाँ सर, 10 मिनट का ब्रेक करके आधा घंटा नहीं पढ़ा। सुनो, अच्छा चलो एक डील करते हैं, कितना है, एक डील कर लेते हैं। ठीक है सर, आप मजाक कर रहे हो। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ जी पॉइंट तक पढ़ाऊंगा, छोड़ दूँ सर दिखाओ, ए से तो दिखाओ एक। ये। अच्छा 1 2 3 4 5 में फिर ए बी सी डी ई एफ। तो? ना ना सर सुनो ना, छोटा तो है। सर सुनो 5-10 मिनट का ब्रेक दे दो, उसके बाद आधा घंटा। चलो चलो आपको ठीक है, मंजूर है भाई? 10 मिनट का ब्रेक चलेगा, उसके बाद ये पूरा खत्म, लेकिन उसके बाद भी इतना खत्म करूंगा मैं, याद रखना, जी तक। हाँ चलेगा चलेगा। या तो अभी 10 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट। चलो ठीक है, चलो लो ब्रेक लो।